जय हिंद साथियों। आज हम लोग का पॉलिटी का क्लास दूसरा है। पॉलिटी का क्लास में हम लोग अब पिछला क्लास 6 में बता दिए थे आर्टिकल 20 तक। आज उसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे, 21 से आगे चलेंगे, आर्टिकल 21 तक 20 तक बता दिए थे। उसके बाद हम आर्टिकल 21, 22, 23 इसे इस प्रकार हम लोग देखेंगे आगे चलेंगे। तो जितने वाले लाइव वाले बच्चे हैं, जय हिंद बाबू, जय हिंद। बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। गुड इवनिंग साथी, गुड इवनिंग। बिल्कुल आज बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है साथी। आज बहुत रोमांचक क्लास है। कृपया इस क्लास को आगे तक शेयर करें अपने दोस्त के पास, जिससे हमें पढ़ाने के लिए एनर्जी मिले। दोस्त आप लोग शेयर करते हैं तो हमें अपने आप में एक ऊर्जा सा पैदा होता है कि चलो हम कुछ तो पढ़ा रहे हैं। चलो क्लास की ओर चलते हैं दोस्त। बोलिए। नहीं ठीक है, अब क्लास देखिए। तो देखिए 21 आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दायित्व का स्वतंत्रता, प्राण एवं दायित्व का स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहता है कि आप किसी का, देखिए प्राण का मतलब हुआ कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। आपका कोई आत्महत्या नहीं कर सकता है, आपको कोई आत्महत्या नहीं कर सकता है, आपका कोई प्राण नहीं ले सकता है, आपका कोई प्राण नहीं ले सकता है। आप प्रदूषण को, पर्यावरण को प्रदूषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दायित्व का स्वतंत्रता। तो आपको कोई आत्महत्या नहीं कर सकता है, आपको कोई प्राण नहीं ले सकता है। आप पर्यावरण को स्वस्थ रखें, आप पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। तो देखा जाए तो इसमें यही कहा गया है कि आप किसी का प्राण नहीं लीजिए, आपका कोई प्राण नहीं लेगा। अब अगर आप आत्महत्या करते हैं, अगर आप आत्महत्या करते हैं, तो अगर आत्महत्या करके अगर उस समय अगर आपको कोई बचा लेता है, पुलिस, तो आपसे पुलिस रिमांड पर लेकर आपसे पूछताछ कर सकता है कि आप आत्महत्या आप क्यों कर रहे थे। आत्महत्या करना बिल्कुल गलत है। आप किसी का प्राण भी नहीं ले सकते, ये भी गलत है। आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखते हैं हमेशा जो गाड़ी बाइक चेक करता है तो प्रदूषण वाला हम लोग के पास जो कागज नहीं रखता है तो उसके लिए 1200 सीधे फाइन काटता है। कितना? 1200 रुपया फाइन काटता है। क्या प्रदूषण? आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। एवं दायित्व का मतलब होता है कि आप अकेले रह सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम अकेले रहें, हमको तो अकेले सा रहना है, अकेले हमको तो किसी दुनिया से मतलब नहीं है, तो आप अकेले रह सकते हैं, आप स्वतंत्र है। अगर आपका कोई अकेले रहने में आपको कोई प्रॉब्लम कोई करता है तो आप आर्टिकल 21 के तहत आप केस कर सकते हैं कि हमें एक व्यक्ति हमको अकेले रहने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, हमें अकेले रहने दीजिए। अब हम लोग अकेलापन बिता सकते हैं 21 आर्टिकल के तहत। उसके बाद अब विदेश जाने का स्वतंत्रता, विदेश जाने का स्वतंत्रता। आप विदेश घूम सकते हैं, विदेश यात्रा करने का स्वतंत्रता। विदेश में आप यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाने के लिए आप स्वतंत्र है, विदेश में आप जाके यात्रा कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन बट यहाँ पर है कि आप मान के चलिए कि आप विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, विदेशी यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप किसी का हत्या करके तो नहीं न जा रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी का प्राण ले लिए, आत्महत्या कर दिया है, किसी का प्राण आप ले लिए हैं और प्राण करके सोच रहे हैं कि हम जाके शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ? अमेरिका कुछ समय के लिए। जब ये केस बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो हम भारत में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है। आपको जैसे ही विदेश जाइएगा तो आपका पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड, पूरी तमाम मतलब जो रहता है जो आपको चेक किया जाएगा, तभी आपको विदेश जाने के लिए इजाजत दिया जाता है।
तो आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने के लिए आप स्वतंत्र है। उसके बाद आप निजता, निजता का आपका अधिकार है। आपका मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें मैं मेरा जो प्राइवेट है, मैं किसी को मैं लॉक नहीं खोल सकता हूँ, किसी के बोलने पर मैं लॉक नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा निजता है, मेरा अधिकार है, मेरा प्राइवेट है। आप प्राइवेट किसी को शेयर ना कर सकते हैं चीज, आपको कोई प्राइवेट चीज बरियारी आपको खुला नहीं सकता है। पता नहीं इसके अंदर किसका फोटो है, क्यों खोलूं भाई? ये अगर आपको कोई दबाव देता है कि इसका मोबाइल का तुम पासवर्ड खोलो, तो आर्टिकल 21 के तहत उस पर सीधे जेल में और पुलिस के पास जाओ और कहो कि सर मेरे पास आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, ये मुझे निजता का अधिकार छीन रहा है, ये बोल रहा है हमको, तुम अपना मोबाइल का लॉक खोलो। आजकल तो जान ही रहा दोस्त, मोबाइल के अंदर क्या क्या रहता है, वो आपको बताना तो जरूरी नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो अब व्यक्ति चारा, व्यक्ति चारा मतलब समझते हैं? व्यक्ति चारा मतलब कि अगर आपका शादी हो गया है, अगर आपका विवाह हो गया है, क्या विवाह हो गया है, तो आप दूसरा के पत्नी पर भी लाइन मार सकते हैं, आप दूसरा के पत्नी पर लाइन मार सकते हैं। व्यक्ति चारा मतलब होता है 21 में कहता दायित्व का मतलब कि आप किसी, अगर आपको शादी हो गया है तो आप किसी और पर लाइन मार सकते हैं, आप किसी भी बीवी के साथ रह सकते हैं, दूसरे उसके शादी अगर हो गया है तब भी। व्यक्ति चारा का मतलब कि अगर उसे अगर आपके साथ रहने का मन है तो आप उसको बिना, उस पर आपको कोई भी प्रेशर नहीं कर देगा कि क्यों तुम उसके साथ रह सकते ब्याह के बाद। तो ये अगर आप ब्याह के बाद भी आप स्वतंत्र हैं, किसी पर लाइन मार सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो आर्टिकल 21 आप लोग का क्लियर होगा। इसमें आप आत्महत्या नहीं कर सकते, खुद अपना से हम अपना हत्या नहीं कर सकते, यह दंडनीय अपराध है। फिर आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, हम किसी को मर्डर नहीं कर सकते, हम किसी को प्राण नहीं ले सकते, ये गलत है। आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं, आप मोटरसाइकिल प्रदूषण वाला नहीं चलाइए कि पूरा गाड़ी जॉन रोड से जा रहा है, रोड पूरा दम धुआं दम कार्बन डाइऑक्साइड दम छोड़ते जा रहे थे, बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद देखिए तो 3 पॉइंट इसमें हो गया, प्राण नहीं ले सकते। तो आप अकेले रहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप चाहते हैं कि हम अकेला रहें, हमें अकेला रहना है तो आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद विदेश जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप निजता का अधिकार है, आप प्राइवेट चीज आप किसी को आपका प्राइवेट चीज कोई पूछ नहीं सकता है कि आपके क्या है। उसके बाद व्यक्ति चारा मतलब शादी होने के बाद भी आप किसी से संबंध रख सकते हैं, शादी होने के बाद भी आप किसी से संबंध रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है तो साथी। जी बिल्कुल नाम फ्री है साथी, आप शादी के बाद भी किसी से संबंध रख सकते हैं, लड़का लड़की के, लेकिन राजी के बिना, लड़की के राजी हो चाहे लड़का को राजी होना चाहिए साथी, बिल्कुल। ठीक है साथी, तो देखें यहाँ पर, तो आत्महत्या करना तो बिल्कुल अपराध है। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो धारा 309, धारा कितना 309 के तहत आप पर केस हो सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। धारा कितना 309 के तहत एकदम अलीगल काम है। अगर आप हत्या करते हैं तो आपको धारा कितना 309 आप पर धारा लगेगा और ऊपर दंडनीय अपराध आप पर बैठाया जाएगा। तो हम लोग अपने आप को अपने आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, हम विदेश जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम निजता किसी के पास, निजता हम अपना किसी के पास शेयर नहीं करेंगे। फिर व्यक्ति चारा हम रखने का संबंध है। उसके बाद देखिए पर्यावरण हम प्रदूषण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए किसी का क्लियर है। और इसके बाद आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल हम 21 के बारे में देखेंगे। 21 आर्टिकल 21 है, जो 21 है और 20 का है, 20 का है। तो 21 में कहता है शिक्षा का अधिकार। क्या शिक्षा का अधिकार? आर्टिकल 21 के का 21 के का शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार।
देखिए 221 की क्या कहता है कि अब 6 से 14 वर्षों के बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा आपको प्रदान किया जा सकता है। एक केमा संशोधन के द्वारा हुआ था, तो 86वां संशोधन 2002 को हुआ था, 2002 को हुआ था। तो इस जोड़ा दिया गया था कि हर बच्चा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे वो निःशुल्क पढ़ेंगे। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संशोधन। लेकिन ये पूरा भारत में पूरी तरह से सभी स्कूल में ये कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। 2010 में पूरी तरह से लागू हो गया था पूरा भारत में कि 6 से 14 वर्षों के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 2010 में संशोधन पूछेगा तो कितना? 86वां संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 के क्या कहता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है। हमें कोई नहीं रोक सकता है कि हम ना पढ़ेंगे। हमें शिक्षा का अधिकार है। हमें सरकार 6 से 14 वर्ष तक हमें फ्री पढ़ाई देता है। देखे होंगे प्राइमरी जब जाते होंगे पहले अपना गांव में, तो वहां पर आपको पैसा नहीं लगता होगा, सरकार आपको पैसा देता होगा। सरकार आपको पैसा देता है ड्रेस लेने के लिए। आप हाई स्कूल में जाते होंगे तो आपको साइकिल लेने के लिए देता है, स्कॉलरशिप देता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो सरकार जो आपको मैट्रिक तो सरकार ही करा देता है। मैट्रिक तक तो आपको 9, 10 तो सरकार ही पैसा देता है। तो बाकी तो देखा जाए तो यहाँ पर जो एक बात बताएं साथी, अब जो एजुकेशन हो गया है जो सरकारी है वो बहुत बेकार हो गया। सरकारी स्कूलों में एजुकेशन बहुत बेकार हो गया है। अभी प्राइवेट में बच रहा है क्योंकि प्राइवेट में कंपटीशन है। अगर यहाँ पर मेरा नाजरत स्कूल है, नाजरत है और बगल में क्रेन है। अगर नाजरत के मास्टर अगर बढ़िया से नहीं पढ़ाएगा तो पैसा दे रहा है ना, वो तो पैसा दे रहा है सीधे उसके गार्जियन कहाँ। अगर क्रेन उससे बढ़िया पढ़ा रहा है तो सीधे कहाँ? क्रेन के पास जाएगा। कहाँ? क्रेन के पास जाएगा। तो क्रेन पे यहाँ तो उसके बच्चे घटेंगे। तो अभी जो देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ाई है, पढ़ाया जा रहा है बच्चों को बढ़िया तरह से, एजुकेशन है। लेकिन सरकारी में तो एकदम बिल्कुल ही खत्म हो चुका है दोस्त। पता, सरकार को ये नियम जरूर कर देना चाहिए कि जो भी शिक्षक बनेंगे उसे यूपीएससी नियत उसे एग्जाम लिया जाए। यूपीएससी नियत शिक्षक बनता है तो कोई एक ही सब्जेक्ट में बनता है, लेकिन जब यूपीएससी देता है दोस्त तो सारा विषय उसके पास कितना 7-8 विषय रहता है, फिर भी वो यूपीएससी का एग्जाम देता है और टॉपर रैंक लाता है। तो जो सरकारी मास्टर के यहाँ पर कहा जाए कि आप तो सिर्फ अब मान के चलिए कि आप फिजिक्स के हैं, फिजिक्स का मास्टर है तो आप फिजिक्स का ही ना खाली एग्जाम देंगे। तो आप फिजिक्स का एग्जाम दीजिए, तब उसे गर्व होगा। उसे आईएएस लेवल से भी हाई लेना चाहिए। सरकारी टीचर है ना, उसे एग्जाम आईएएस लेवल से भी हाई लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो देखिए तो वो कुछ नहीं हो रहा है। तो सीटेट करा दीजिए, सीटेट करा के और कानून है तो कानून टीचर में ज्वाइन करा दीजिए। बाकी तो स्कूल में क्या हो रहा है देख ही रहे हैं, वीडियो वायरल होता ही है स्कूल का, प्रिंसिपल का देख ही रहे हैं कैसे रंगोली होता है ऑफिस में। तो यहाँ पर इन लोगों का पैसा, ऐसा बात नहीं। देखो साथियों, सरकारी टीचर के पास बहुत ज्ञान रहता है, ज्ञान उन लोगों के पास बहुत है, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं बच्चों को, पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि उसके पास ज्ञान नहीं होता है, चलिए छोड़िए। लेकिन ये बहुत जरूर है, सरकार को करना चाहिए कि जो भी टीचर बनेगा उसे एक एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। वो एग्जाम इतना हार्ड ले कि उसे उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में उसे बहुत मेहनत करने पड़े। जिस सब्जेक्ट में अगर वो कर रहा तो उसे मेहनत काफी करना, तब तो मास्टर बनेगा, तब तो जाएगा स्कूल में। तो उसको भी लगेगा चलो यार यूपीएससी क्लियर करके आए हैं तब यहाँ आए। तो ऐसा एग्जाम करना चाहिए सरकार को। चलिए हटाइए। ध्यान रखिए, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में कहता है, 21 के क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार, हमें शिक्षा लेने का अधिकार है। और
6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। निःशुल्क शिक्षा, बिना पैसा का शिक्षा दिया जा सकता है। और ये कब से हुआ था? तो 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। लेकिन ये पूरी तरह से भारत में कब लागू हुआ? तो पूरी तरह से भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। 2010 को 1 अप्रैल 2010 को हुआ 2010 को हुआ था। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, यही है 21 के का। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 22। हाँ साथी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सच है। आप तो पढ़े होंगे ना सरकारी में, आप प्राइवेट बोर्ड से होंगे तो आपको ये लाभ नहीं मिला होगा। आप अगर प्राइवेट में पढ़े होंगे तो ये लाभ आपको नहीं मिला होगा। जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा होगा उन्हें ये लाभ मिला होगा जी। चलिए टाइम ना विलंब करते हुए 22 देखते हैं। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। तो 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है गिरफ्तारी, अगर आपको कोई, देखिए यहां पे जी बिल्कुल देखो साथी, यहां पर टाइम वेस्ट मत करो। यहां पर देखो गिरफ्तारी से संरक्षण। तो देखा जाए तो गिरफ्तारी से संरक्षण में आपको 2 पॉइंट मिलता है। 2 पॉइंट मिलता है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करता है तो सबसे पहले आप उससे वारंट पूछे। क्या वारंट पूछे? सबसे पहले आप उससे वारंट मांगे कि आप मुझे वारंट दिखाइए, आप हमें गिरफ्तार किस कारण से कर रहे हैं? आपके पास वारंट है? आपके पास क्या है? वारंट है। जब भी कोई आपको पुलिस गिरफ्तार करने आता है तो उसके पास वारंट दिखाना बहुत जरूरी होता है। वारंट मतलब FIR होता ना, जो हम लोग थाना में जाते हैं तो FIR दर्ज कराते हैं, लड़ाई होता है तो वो वारंट हुआ। तो आपको अगर कोई भी भारत के कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार करता है तो आप सबसे पहले, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करता है तो क्या देखिएगा? वारंट दिखाना जरूरी है। आप सीधे बोलिएगा कि मेरे वारंट दिखाइए, तब हम आपके साथ चलेंगे। वारंट दिखाइए, उसके बाद चल सकते हैं। फिर उसके बाद 24 घंटा के अंदर जज के पास पेश करो। जज के पास पेश करो। अगर आपको गिरफ्तारी हो जाता है, अगर आपका गिरफ्तारी कितना? सुबह 8 बजे होता है। कितना? सुबह 8 बजे होता है। सुबह 8 बजे होता है। तो 24 घंटा के अंदर आपको जज तक पेश करना उसे अनिवार्य है। थाना को जो अधिकारी रहता है, दरोगा, उसे 24 घंटा के अंदर उसे जज के पास पेश करना जरूरी है। और वो भी आने जाने के रास्ता को, आने जाने का समय को छोड़कर। जैसे मान के चलिए आप देखिए तो यहाँ पर आप बेला में गिरफ्तार हुए। बेला के थाना आपको गिरफ्तार किए और उसे कहा जज को बैठता है गया में आपको सुबह 8 बजे गिरफ्तार किया तो उसे सुबह 8 बजे तक कल उसे कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। और वो भी आने जाने का समय को छोड़कर अगर बीच में रविवार गिर जाता है तो ये समय आपको नहीं जोड़ा जाएगा। ये समय आपका नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन आपको जब गिरफ्तार करता है तो 24 घंटा के अंदर जज को पास आपको पेश करना बहुत अनिवार्य है। अगर आपको नहीं पेश करता है तो आप सीधे अपील कर सकते हैं कि हमें 24 घंटा के अंदर जज के पास पेश करिए। उसके बाद देखा जाए तो वकील, मनपसंद वकील रख सकते हैं। वकील रखने का अधिकार, वकील रखने का अधिकार। आप मनपसंद वकील रख सकते हैं। वकील रखिएगा तो वो 3 ही काम करता है। देखिए, वकील रखिएगा तो वो 3 ही काम करता है, ठीक है। आप मनपसंद वकील रख सकते हैं। अगर आपको गिरफ्तारी हो गया है तो आप मनपसंद वकील रख सकते हैं, आप प्राइवेट वकील रख सकते हैं, आप सरकारी वकील रख सकते हैं। तो आप मनपसंद वकील रख सकते हैं।
वकील रख सकते हैं। अगर आप वकील रखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको 3 तरह का राहत मिलता है। पहला न्याय की हिरासत, न्याय की हिरासत। उसके बाद आपको दूसरा पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड। उसके बाद देखा जाए तो जमानत। तो देखिए आप मनपसंद वकील रखिएगा तो यहाँ पर वकील 3 प्रकार का राहत आपको दे सकता है। चाहे तो आपको न्याय की हिरासत में, न्याय की हिरासत का मतलब होता है कि अगर आपको पास न्याय की हिरासत है तो आपको जेल में 6 महीना रख सकता है। 5 से 6 महीना आपको रख सकता है। कितना? 6 महीना रख सकता है। अगर न्याय की हिरासत मतलब होता है कि न्याय, आप पप्पू यादव को जानते होंगे, किसे? पप्पू यादव को, जो पटना के पप्पू यादव हैं, उन्हें न्याय की हिरासत में ही रखा गया था 6 महीना के लिए, 6 महीना के लिए रखा गया था। फिर उसके बाद आपको पुलिस रिमांड पर ले सकता है। पुलिस रिमांड का मतलब कि आप किसी का हत्या किए हैं, क्या हत्या किए हैं और आपको पुलिस गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। कहाँ? जेल में भेज दिया है। और जब जेलर वहां कुछ पूछताछ करता है, आप सीधा से नहीं बताते हैं, तो जज के पास से जाके एक वारंट लेते हैं रिमांड का, और रिमांड का वारंट लेकर सीधे जाते हैं कहाँ? जेल में जाते हैं। और जो जेलर होते हैं उनसे कहते हैं, जेलर से ये हमें पुलिस रिमांड पर इसे ले जाने आए हैं, इसे हमको अब 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर दे दीजिए। पुलिस रिमांड का मतलब जब पिटाई होता ना दोस्त, तो जेल में भी पिटाई नहीं होता है। कहाँ? जेल में भी नहीं पिटाई होता है। जब किसी को अगर भरपूर मारना चाहता है पुलिस, तो उसे पुलिस रिमांड पर लाया जाता है। पुलिस रिमांड पर आपको ला के आपका पूछताछ कर सकता है। अगर आप सही से नहीं बताइएगा तो आपको वहीं पे, पुलिस का मार बहुत खतरनाक मार होता है साथी। पुलिस, तो जब पुलिस मारता है तो कहाँ? पुलिस रिमांड पर लेकर मारता है। कहाँ? पुलिस रिमांड पर लेगा। पता है जब कोई गिरफ्तार होता है तो इतना पुलिस मारता ना है कि जब दूसरा बार गिरफ्तार होता है तो उसे डर ही खत्म हो जाता है कि चलो उतना ही ना मारेगा जितना पिछला बार मारा था। तो पुलिस को भी उतना ही मारना चाहिए। लेकिन जब पुलिस रिमांड पर लेता है तो भरपूर मात्रा में अपना हाथ साफ करता है। उसके बाद जमानत, चाहे वकील रखिएगा मनपसंदी तो आपका जमानत भी हो सकता है। फिर न्याय की हिरासत में भी जा सकते हैं, या फिर आपका पुलिस रिमांड पर ले सकता है आपके पूछताछ करने के लिए। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे, ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। अब जो दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट कहता है कि अपराध से पहले आपको, अपराध करने से पहले आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकता है। आपको अपराध करने से पहले आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकता है। आप देखे होंगे, इसे हम निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध भी कहते हैं इसी को हम। अगर देखा जाए तो जब चुनाव होता है साथी, क्या चुनाव होता है, तो चुनाव होता है तो उसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें दंगा करने की साजिश में रहते हैं चुनाव में, कि दंगा किया जाएगा। तो दंगा वही व्यक्ति करता है। अगर मान के चले कि एक राम है, एक रोहित है, एक पवन है, तो मान के चलिए कि तीनों व्यक्ति को पहले से ही पुलिस में केस दर्ज हो है, वो भी बाड़ा कांड के लिए, दंगे के लिए पुलिस में पहले ही इसका कहाँ? जेल में इसका केस दर्ज है कि ये दंगा करता है, ये करता है, ये हत्या करता है। तो उस स्थिति में आपको पुलिस गिरफ्तार करके आपको 6 महीना जेल में रख सकता है। निवारक, देखिए तो ये बिना वारंट के, इसी को कहते हैं बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। बिना वारंट को आपको गिरफ्तार कर सकता है। बिना वारंट का आपको गिरफ्तार कर सकता है।
आपका जब लगेगा कि दंगा होने का संभावना है तो आप लोग को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे जेल में रख दिया जाएगा, तो दंगा होने का संभावना यहाँ पर नहीं रहता। मतलब अपराध होने से पहले आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मान के चलिए कि गया में गांधी मैदान में कल नीतीश कुमार आने वाले हैं, और वैसे गया में वैसे बहुत से व्यक्ति हैं जो इस कांड में रहते हैं कि ये हो आएगा तो ऐसे होगा ऐसे, तो उन लोगों को पहले ही बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 महीना के लिए, कितना 3 माह के लिए ना, सॉरी दोस्त, 3 महीना के लिए उसे जेल में रखा जाता है। कितना 3 महीना के लिए उसे जेल में रखा जाता है, सॉरी गलती से बुलाया था, 6 महीना तो उसे 3 महीना के लिए उसे रखा जाता है जेल में। इसी को हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। क्या? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट देखा ना, रॉलेट एक्ट में इसी का इस्तेमाल किया गया था। अभी भी रॉलेट एक्ट बचा हुआ है दोस्त, अभी भी रॉलेट एक्ट देखा जाए तो बचा हुआ है, रॉलेट एक्ट बचा हुआ है। रॉलेट एक्ट में यही ना होता था, ना वकील ना दलील कुछ नहीं सुनता था, ना अपील, ना वकील ना दलील ना अपील, कुछ भी जो उसमें रॉलेट एक्ट में कुछ नहीं सुनता था, ना वकील ना दलील ना कुछ सुनने नहीं करता था, ना अपील। तो वही है, आपको बिना वारंट को आपको गिरफ्तार कर सकता है। आर्टिकल कितना 22 के तहत, आर्टिकल 22 के 22 आर्टिकल क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। देखा जाए दोस्त तो ये आप किसी से मान के चलिए कि झगड़ा किए हैं और वो गया है पुलिस के पास केस करने, तो अब वो थाना में गया है, वो जौन व्यक्ति मान के चलिए आपका जो विरोधी पार्टी है वो थाना में गया है केस करने, और आप डायरेक्ट जज के पास आके, किसे? जज के पास आके आप सीधे बोलते हैं कि जज के बोलिए सीधा आके, सर हम एक निर्दोष व्यक्ति हैं, मुझे फंसाया जा रहा है, देखिए हम अब केस होने से पहले हम आपके पास हम यहाँ पे आ गए हैं, तो आपको एक वारंट मिलता है कोर्ट से। क्या वारंट मिलता है? जो तो ये मिलता है, तो यहाँ पर जज बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे पीछे कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि तुम हो। तो अपना घर से एक दो परिवार को जो तुम्हें जानता हो उसका आधार कार्ड लेता है, उसका आधार कार्ड तुम्हारा आधार कार्ड लेता है, और उसके बाद एक वारंट देता है, और उस वारंट से आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो 22 आपका क्लियर होना चाहिए, 22 आर्टिकल 22 क्लियर होना चाहिए। 22 में कहता है कि आपको वारंट पहले दिखाना जरूरी है, आपको 24 घंटे के अंदर जज के पास पेश करना होगा। उसके बाद वकील को, मनपसंद वकील हम रख सकते हैं, हमें वकील रखने के लिए स्वतंत्र है, कितना भी महंगा वकील रख सकते हैं, कोई भी वकील रख सकते हैं। उसके बाद बिना वारंट को आपको गिरफ्तार कर सकता है अपराध होने से पहले। संभावना जहां रहेगा कि हम यहाँ अपराध होने वाला है, तो उसके पहले वहां के जितने भी व्यक्तियों को ऐसा जिस पे शक होगा, शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके बिना वारंट के उसे 3 महीना के लिए जेल में डाल दिया जा सकता है। साथी क्लियर है 22? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा जाए तो 23 देखिए यहां पर क्लियर है, तो आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 शोषण के विरोध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखा जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 3 पॉइंट देखते हैं, और 3 पॉइंट कौन कौन है देखिए। साथ ही कमेंट पर मत ध्यान दो, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो सीधे। सबसे पहला है तस्करी। क्या? तस्करी, इसी को हम बोलते हैं दुर्व्यवहार। क्या? आवाज तो जा रहा है दोस्त, आवाज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
देखो यहाँ पर साथी, आवाज तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सभी को आवाज जा रहा है साथी, बताओ तो, कमेंट में बताइएगा आवाज जा रहा है ना सभी को, कमेंट में बताइए तो आवाज जा रहा है ना सभी को। मुकेश, रोशन, मुकेश, रुपेश, आदित्य, बताओ आवाज जा रहा है? आवाज तो जा रहा है, वो लिख रहा है हाँ सर आवाज आ रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा साथी। उसके बाद देखिए बेगारी, बेगारी या बंधुआ मजदूर। उसके बाद देखा जाए तो बालता सलामी। इतने पॉइंट आपको हम विशेष रूप से बताते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो जो तस्करी का मतलब समझ सकते हैं, बताइए तस्करी का मतलब क्या होता है? ये तस्करी का मामला है जो बहुत ही ज्यादा है भाई। पहले तो बहुत ज्यादा रहता था तस्करी का मतलब, अब इसे दुर्व्यवहार बोल सकते हैं, तस्करी का ही दुर्व्यवहार बोल सकते हैं। तस्करी का मतलब होता है कि आप किसी छोटे बच्चों को किडनैप कर आप बेच नहीं सकते हैं। पहले ये बहुत होता था साथी, पहले ये बहुत होता था कि बच्चों को किडनैप करके बड़ा बड़ा शहरों में बेच दिया जाता था और उससे भीख मंगवाने का काम करवाता था, भीख मंगवाने का काम करवाता था, भीख मंगवाने का काम करवाता था। और एक तस्कर और एक तस्कर जो सबसे ज्यादा अगर बच्चों को बेचा जाता था तो उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन एवं यूपीएससी में पूछा हुआ था कि भारत में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में सबसे ज्यादा बच्चे किस रोजगार में, मतलब किस कारण सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं खटते हैं, खतरनाक काम करते हैं? तो देखा जाए तो यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पर शादी, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है क्या, आप बच्चों को बेच नहीं सकते हैं, किसी बच्चों को आप बेच के उससे गलत काम नहीं करवा सकते थे। पहले बहुत देखने को मिलता था कि गांव तरफ से आप किडनैप करता था बच्चों को और बड़े शहरों में जाकर उससे भीख मंगवाता था। तो यहाँ पर आप किसी को बच्चे को बेच नहीं सकते। उसके बाद देखिए बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर के मतलब समझिए, पहले किसान लोग बहुत गरीब होते थे, पहले किसान लोग बहुत गरीब होते थे और उसी समय साहूकार होता था। क्या? साहूकार होता था, साहूकार होता था जो बहुत अमीर व्यक्ति था। साहूकार अमीर व्यक्ति, इसे हम राजा भी बोल सकते। क्या? राजा भी बोल सकते थे। पहले के किसान जो बहुत गरीब होते थे वो अपने फसल पर टिके रहते थे। पहले के किसान वो अपने फसल पर टिके रहते थे। तो मान के चलिए कि किसान तो एक जुगा है ना साथी। किसान जब भी खेती करता है तो जुगा समझ के करता है कि अगर इस बार मेरी फसल बढ़िया होगा तो मेरा परिवार सुखी से खाएगा। लेकिन किसी वजह से कोई साल उसका फसल नहीं होता है, किसी वजह से कोई साल उसका फसल नहीं होता है, तो अपने बीवी बच्चों को पेट भरने के चक्कर में, रोटी देने के चक्कर में वो किससे? साहूकार से पैसा लेते थे पहले। और साहूकार ही जाकर बोलते थे कि साहब आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, हम अगला साल जब फसल मेरी अच्छी होगी तब उस फसल को बेच के आपका पैसा चुका देंगे। लेकिन किसान का अगर फसल होता भी है बढ़िया से, अगर किसान का फसल बढ़िया से होता भी है तो उसे अपना परिवार का ही खाने भर होता है, परिवार का खाने भर ही होता है। तो इस स्थिति में जो किसान पहले लेते थे साहूकार से जो पैसा वो चुका नहीं पाते थे।
तो साहूकार होता था जो बोल, साहूकार का सीधा सा कहना था कि चलो तुम पैसा नहीं टिकाया तो तुम हमको ही मजदूरी करेगा, क्या मजदूरी करेगा। और जब वो अपना के यहाँ खटाता था और खटाने के जब तक उसका पैसा वसूल ना हो जाता था तब तक खटाता था, और प्लस में उसे पैसा भी देना होता था, और जो जब तक वो खटेगा उसका पैसा भी नहीं देता था। इतना मतलब पहले जो साहूकार होता था बहुत ही वो लोग कमीना बोल सकते हैं, वो लोग कमीना होता था। अब बताइए ना एक व्यक्ति की 10,000 रुपया लिया, मान के चलिए 10,000 रुपया लिया, कितना 10,000 रुपया लिया, और उसका अगला बार भी फसल उसका उतना ही हुआ, कितना उतना ही हुआ जितना उसका परिवार का सालों भर चल सके, तो वो बेच तो नहीं ना सकता यहाँ पर साथी, क्योंकि उसका परिवार के खाने वाली हुआ है खेत में इस बार फसल, और उसे साहूकार को 10,000 देना भी है। जो अगला साल फसल उसका बढ़िया नहीं हुआ था तो अपने परिवार को चलाने के लिए साहूकार से पैसा उधार लिया था कि अगला बार मेरा फसल बढ़िया होगा तो आपको हम लौटा देंगे, लेकिन इस बार भी फसल उतना ही हुआ जितना उसके परिवार की जरूरत था। तो इस स्थिति में तो वो पैसा साहूकार का लौटा नहीं पाता है। और साहूकार का कहना है कि अगर तुम पैसा हमें नहीं देते हो, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरा यहाँ मजदूरी करेगा, मेरे घर का काम करेगा, और तब तक करेगा जब तक हमारा पैसा असूल ना हो जाए, असूल ना हो जाए, जब तक तुम मेरा पैसा नहीं देगा जब तक। और जब साहूकार ये मजदूर किसान लोग खटता था तो उसका बदले में पैसा भी नहीं देता था, और उसे 10,000 रुपया भी अलग से देना पड़ता था। ये होता था पहले। उसके बाद देखा जाए बेगारी, बंधुआ मजदूर का मतलब समझेंगे, तस्कारी का मतलब समझेंगे कि आप छोटे बच्चों को बेचकर उसे गलत काम नहीं करा सकते हैं, आप भीख में नहीं मंगवा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो बेगारी, क्या उसके बाद देखा जाए तो बेगारी, रुक जा दोस्त थोड़ा। सॉरी दोस्त, पेन भी गा गया था साथी उधर। तो देखा जाए तो पहले बेगारी, क्या बेगारी, तो बेगारी का मतलब तो आप समझ सकते हैं, आपसे बढ़िया कोई बेगारी के बारे में समझ ही नहीं सकता। बेगारी का मतलब होता था कि आप काम किए, क्या काम किए, आपको पैसा नहीं दिया तो बेगारी हुआ। पैसा दिया, अगर आप काम किए, आप काम भी किए, लेकिन आप एक दिन काम किए, क्या आप एक दिन काम किए, एक दिन काम किए, एक दिन का काम किए, तो यहाँ पर अभी जो गया जो लेबर लोग हैं उसे कितना 350 रुपया मिलता है, कितना 350 रुपया मिलता है, लेकिन आप दिन भर काम किए आपको 150 रुपया देता है, कितना 150 रुपया देता है, 150 रुपया करता है। तो ये क्या हो गया, एक बेगारी हो गया, क्या बेगारी। तो आप बेगारी भी किसी से नहीं करा सकते हैं, आर्टिकल 23 कहता है कि आप बेगारी किसी से नहीं करा सकते। अगर आप किसी से बेगारी कराते तो आपके ऊपर केस हो सकता है। आप बेगारी नहीं करा सकते हैं, क्या बेगारी भी नहीं करा सकते कि आप दिन भर काम कराएं और आप उसे पैसा ना दिए, और अगर पैसा दिए तो आधा दिए। उसके बाद देखिए बालता श्रम, बालता श्रम, बालता श्रम मतलब बताइए क्या होगा। बालता श्रम, बालता श्रम का मतलब होता है, साथी समझ बताते हैं तो ये समझना, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। बालता श्रम का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई मजदूर को तुम सुबह 5 बजे लाते हो, कितना सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे तुम लाते हो, सुबह कितने 5 बजे तुम लाते हो, और उसे तुम शाम तक, कितना शाम तक तुम उसे खटाते रहते हो, जबकि उस मजदूर का इच्छा नहीं करने का रहता है मन। आप सुबह उसे 5 बजे ला रहे हैं और आप उसे जबरदस्ती आप शाम के 5 बजे तक खटा रहे हैं, 5 बजे तक खटा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बालता श्रम नहीं कर सकते हैं। आपको अगर मजदूर का मन है कि हम सुबह 5 बजे आए, हमें 12 बजे तक ही करना है, तो आप मजदूर सीधे
मजदूर लोग का तो रहा करता है कि आप जबरदस्ती मतलब आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं। अगर उसका इच्छा है कि हम अगर उसका इच्छा है कि हम 5 बजे आए और हम 12 बजे ही चल जाए काम करके, तो वो जा सकता है। आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है, आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। बात का सारा मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी मजदूर को आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। आप सुबह लाएं 8 बजे, आप वो बरियारी उसे आप 10 बजे रात तक नहीं खटा सकते हैं। मजदूर आपको जब चाहेगा वो अगर वो चाहेगा कि हमें 2 बजे तक इनका पैसा जोड़ कर दे दिया जाए, तो जोड़ कर ले सकता है और वो जा सकता है। तो यहाँ पर क्लियर होगा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद बट देखा जाए तो यहाँ पे अब यहाँ पर कहता है 23 के का कहता है 23 का देखा जाता है दूसरा कितना 23 का दूसरा टाइम हो गया। 23 का आर्टिकल 23 में कहा गया है, 23 में कहा गया कि राष्ट्रीय हित में, क्या राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित में इज राष्ट्रीय हित में या आपातकाल में राष्ट्रीय हित में अर्थात बट यहां पर तो कहा गया है कि 23 में काम 23 में आर्टिकल कहा गया है कि आप किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते हैं। लेकिन बट 23 के काम में कहा गया, 23 के दूसरा में कहा गया कि राष्ट्रीय हित में इस आपातकाल में आपसे सरकार काम ले सकता है। आपको सरकार काम ले सकता है, सरकार आपसे काम ले सकता है और उसके बदले आपको पैसा भी नहीं देगा, उसके बदले आपको पैसा भी नहीं दे सकता है। देखते हैं आप एक एनसीसी एक जो उसे तैयार कराया जाता है कितने ग्रुप तक, सी ग्रुप तक, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप तक उसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर कहा जाए साथी, तो अगर राष्ट्रीय हित में मान के चलिए तो अभी देश तो बहुत लंबा तक चलना है, देश को तो चलना है, तो देश तक लंबा तक चलना है। तो देश में मान के चलिए कभी भी दंगा हुआ, कभी वैसा मान के चलो ऐसा कुछ हुआ प्रॉब्लम, तो जो एक चीज मान के चलो चीन के साथ रहा, हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है लड़ाई, मान के चलो कि पाकिस्तान के साथ पूरा एकदम तबड़तोड़ लड़ाई हो गया, क्या तबड़तोड़ लड़ाई हो गया, तो उस स्थिति में जो ये एनसीसी का जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, उन्हें सीधे कहां बॉर्डर पर भेजा जा सकता है, सरकार भेजा जा सकता है। और अगर वो वहां 1 महीना खटता है तो 1 महीना पर वो अगर सरकार चाहेगा कि पैसा भी ना दे तो पैसा भी नहीं दे सकता है। ये नहीं कहना कि सर जी बताए हैं कि 23 में मेरा जो होता है जबरदस्ती मेरा पैसा होता है वो हम ले सकते हैं, लेकिन सरकार आपको राष्ट्रीय आपातकाल में आपको काम ले सकता है और उसके बदले आपको पैसा भी नहीं देगा, तो आपको करना पड़ेगा काम। तो इसीलिए एक योजना चलता है एनसीसी का जो तैयारी कराते हैं, एनसीसी का जो तैयारी करते हैं, जिसमें सारा मतलब वो पुलिस का जो जितना भी फिजिकल वर्क होता है, वो गोली बंदूक चलाने के लिए सारा इसमें सिखाया जाता है। तो आपको कभी वैसा जरूरत पड़ेगा तो सरकार आपको ले जा सकता है, और ले जाएगा तो आपको अगर पैसा भी नहीं देगा तो आप बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 24 और क्लियर है साथी। अब उसके बाद देखेंगे 24 आर्टिकल 24 पानी है सर, बोतल में देखिए ना नीचे होगा कितना वहां पे रखा हुआ नीचे, देखिए ना बोतल होगा सर। देखिए 20 आर्टिकल 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। देखा जाए तो आर्टिकल 24 हम लोग को कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, क्या बाल नियोजन पर प्रतिबंध। आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं। आप 14 वर्ष से कम बच्चे से आप काम नहीं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कम 14 वर्ष से
कम आयु के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं, आप काम नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। अगर किसी बच्चे का आपका उम्र 14 वर्ष से कम है तो आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। थैंक यू साथी, थैंक यू। तो देखा जाए यहाँ पे, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। तो खतरनाक काम में देखा जाए तो यहाँ पर 3 पॉइंट आता है, कितना? तो 3 पॉइंट। कारखाना, पता नहीं क्या हो जाता है, कारखाना, पहला कारखाना, उसके बाद दूसरा खदान, दूसरा खदान, उसके बाद हम लोग तीसरा देखें तो खतरनाक काम आप नहीं करा सकते हैं। खतरनाक काम आप नहीं करा सकते हैं। ये 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे खतरनाक, जो हम लोग खतरनाक काम ना करा सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। तो देखा जाए कारखाना देखा जाए तो सबसे अगर ज्यादा बच्चों को अगर काम कराया जाता है तो कारखाना में कराया जाता है। कहाँ? कारखाना में कराया जाता है। सबसे ज्यादा बच्चा, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किस चीज में अगर किस कारखाना में मनो काम करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन था खदान में काम करते हैं, खतरनाक काम में करते हैं, या कारखाना में करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर काम करते हैं तो कारखाना में काम करते हैं। किसमें? कारखाना में काम करते हैं, काम में लगाया जाता है, जिसे हम कालीन कहते हैं। क्या? कालीन का मतलब है ना कि जो फर्श पर रहता है वो उतना मोटा मोटा पट्टी की तरह रहता है, वो उस काम को मनो बिछाने में। तो सबसे ज्यादा अगर कारखाना में लगाया जाता है, सबसे ज्यादा भारत में अगर बच्चा है तो देखिएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तो कारखाना में। कहाँ? कारखाना में जो कलीन बिछाने के, जो छोटा इतना मोटा रहता है फर्श, तो जो उसी को बिछाया, जो फर्श में बिछाया जाता है ना, उसी को बिछाने में सब बच्चों को खटाया जाता है। तो ये एकदम बिल्कुल क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए खदान, आप बड़े खदान में आप 14 वर्ष से बच्चों को नहीं खटा सकते हैं। जानते हैं खदान में विस्फोट किसके कारण होता है? CO2 के कारण होता है। कि CH4 के कारण होता है। क्या? सॉरी दोस्त, CH4 के कारण होता है। CH4 के कारण मीथेन गैस के कारण होता है। किससे? मीथेन गैस के कारण होता है। मीथेन गैस के कारण होता है। किससे? मीथेन गैस के कारण होता है। जो कारखाना में कौन सा गैस होता है? जो खदान, जब देखिए जब खदान खटता है तो उसके अंदर तो गड्ढा रहता है और बाहर से ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर वैसा कभी भी वैसा वहां पर विस्फोट होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। उसमें मीथेन गैस रहता है, मीथेन गैस रहता है। तो उसका कारण बहुत। अब फिर देखा जाए तो यहाँ पर आप छोटे बच्चों को किसमें? खदान में नहीं खटा सकते हैं। उसके बाद आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। ये कहाँ जा रहा है? इधर आ। आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। अगर सबसे ज्यादा अगर खतरनाक चीज है तो जानते हैं दोस्त, पटाखा। की सबसे ज्यादा अगर खतरनाक काम है, सबसे ज्यादा तो पटाखा है। क्या? पटाखा जो हम लोग पटाखा छोड़ते हैं ना, उसी को पटाखा सबसे ज्यादा खतरनाक है। पता है भारत में सबसे ज्यादा पटाखा कहाँ बनता है? बताइए तो मनोज जी, भारत में सबसे ज्यादा पटाखा कहाँ बनता है? कहाँ? मुंबई में। कौन सी जगह बताइए? देखिए यहाँ पे, अगर भारत में अगर सबसे ज्यादा पटाखा बनता है तो कहाँ? तमिलनाडु में बनता है। कहाँ? तमिलनाडु के शिवकाशी में बनता है। कहाँ? तमिलनाडु के शिवकाशी में बनता है। कहाँ? शिवकाशी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त कि भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर पटाखा कहाँ निर्माण किया जाता है तो तमिलनाडु के काशी में। कहाँ? शिवकाशी में। तमिलनाडु के शिवकाशी में सबसे ज्यादा पटाखा का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं किसी बच्चा को।
सबसे ज्यादा खतरनाक काम नहीं करा सकते। सर्वाधिक पटाखा तमिलनाडु में जो वहां शिवकाशी में होता है, बनाया जाता है। उसके बाद देखिए आप कारखाना में नहीं करा सकते बच्चे के काम। उसके बाद 14 वर्ष से कम उम्र जिसका रहेगा उसे आप खदान में नहीं काम करा सकते हैं। खदान में अक्सर विस्फोट होते रहता है, मिथेन गैस के कारण, मिथेन गैस CH4 के कारण होते रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है साथी? बताइएगा कमेंट वाला साथी, इसमें कुछ कंफ्यूज? सबसे ज्यादा बच्चा अगर किस काम में लगा है तो कारखाना में लगा है। अब हम लोग देखते हैं यार। हाँ साथी, एकदम बिल्कुल तुम्हारा कहना सही है। देखा जाए तो अब हम लोग पढ़ेंगे 25 देख, आर्टिकल 25 से 28 तक देखेंगे तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 25 से 28 तक देखा जाए तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पर 25 से 28 के, तो यहाँ पर सबसे पहले अनुच्छेद 25 देखेंगे। क्या? 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में कहता है, देखिए 3 पॉइंट है। क्या? 25 में अंतःकरण का, अंतःकरण, अंतःकरण, ये पहला पॉइंट हम लोग का हो गया साथी, ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य। उसके बाद जो हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे वो धार्मिक प्रचार। क्या? धार्मिक प्रचार, धार्मिक प्रचार देखेंगे। ये 3 पॉइंट हम लोग आर्टिकल 25 के अनुसार देखते हैं। आर्टिकल 25 में कहता है अपना धर्म का स्वतंत्रता है, अपना धर्म का स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर देखिए अंतःकरण का मतलब समझते हैं। अंतःकरण का मतलब बताइए बच्चों, अंतःकरण का मतलब क्या होता है? अंतःकरण का मतलब होता है साथी कि आप अपना इच्छा अनुसार आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अंतःकरण का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आपको कोई टोक नहीं सकता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप ईसाई धर्म में क्यों अपना रहे हैं, आप जैन धर्म क्यों अपना रहे हैं, ये आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मुस्लिम का आप क्यों अपना रहे हैं, तो हिंदू धर्म क्यों अपना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सीधा देखा जाए तो आपको अपना, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई टोकेगा नहीं। अगर आपको कोई बोलता है कि इस धर्म में नहीं मानो, तो ये बिल्कुल जाकर आप तुम वहां वारंट कर सकता है कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है, मैं इस जैन धर्म को मानना चाहता हूं, लेकिन यहाँ इसमें कोई हमें रोक टोक करा जा रहा है कि हमें नहीं माना जाए। उसके बाद धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य का मतलब समझिए साथी, धार्मिक कार्य का मतलब अपना पर्व का, अपना पर्व, धार्मिक पर्व मतलब मान के चलिए सबका अपना अपना धर्म अपनाने का तो स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म का अपना सकते हैं। उसके बाद अगर आप मान के चलिए कि हम हिंदू धर्म अपनाए हुए और वो ईसाई धर्म अपनाए, तो यहाँ पर अपना अपना धर्म को मनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपना धर्म को खूब मजा कर सकते हैं। जैसे में आप हम लोग को होली, क्या होली, तो होली में आप पूरा अबीर उड़ा सकते हैं, आप पूरा रंग उड़ा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, अपना धर्म में आप पूरा मस्ती कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक टोक सकता है कि तुम होली में क्यों रंग उड़ा सकता है, होली में तुम क्यों अबीर, होली में तुम अपना धर्म में आप इंजॉय करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो तीसरा पॉइंट है धर्म का प्रचार, धर्म का प्रचार, धार्मिक प्रचार, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। देखते होंगे आप टीवी पे, क्या टीवी पे देखते होंगे कि जब बार बार प्रचार आता है, कौन
अब है आप देखते होंगे टीवी पे कि बहुत से धर्म का प्रचार आता है, तो आप टीवी पे भी मतलब आप धर्म प्रचार कर सकते हैं। आपको धर्म प्रचार करने का स्वतंत्रता है। आपको धर्म प्रचार करने का क्या स्वतंत्रता है। आपको कोई भी धर्म प्रचार कर सकते हैं, आपको इसमें कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो 2-3 हिजाब 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 हो गया, ठीक है, हिजाब, हिजाब, फिर देखा जाए तो सिंदूर। आप ये तो देख सकते हैं आपको दम स्वतंत्र है। तो जो हिजाब का मतलब होता है, तो जो मुस्लिम महिला होती हैं वो जो हिजाब पहनती हैं, जो यहाँ से ढका हुआ रहता है चेहरा, उसे हम हिजाब बोलते हैं। क्या हिजाब बोलते हैं। तो आप इस पे आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप हिजाब क्यों पहन रहे हैं। आप ये सब स्वतंत्र हैं कि आप जो आपको पहनना है, जो धर्म का प्रचार करना है, तो ये सब लोग का अपना अपना धर्म है। क्या अपना अपना धर्म है, तो ये अपना धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप उसे करने के लिए आप कह भी नहीं सकते हैं, आप कह भी नहीं सकते हैं। और जो हिंदू धर्म है, जो परंपरा है, वो सिंदूर का है। आप देखते होंगे हमारे यहाँ कि जो महिला लोग सिंदूर करते हैं, यहाँ से करते हैं तो पूरा पीछे तकल करते हैं। कहाँ पीछे तकल करते हैं। आप तो पता नहीं 2 रगन का सिंदूर करती है, और क्या पता क्या डिजिटल हो रहा है। पूरा दम जब सिंदूर करेगी तो 2 रगन के करेगी, एक लाल के तो एक पियर के करती है बीचों में। पूरा दम कर लेगी ऐसे दम सिंदूर। देखिए दम यहाँ पर दम पूरा, यहाँ पर दम पूरा लाल कर लेगी, अब फिर तनी से बीचों में पियर ऐसे कर देगी। पता नहीं काहे दूरगन करते हैं, अभी तक तो हमें भी नहीं समझ में आता है। लेकिन छोड़िए, जो देखा जाए तो यहाँ पर सिंदूर का जो परंपरा है वो सीता मैया चलाए थे। कौन? सीता मैया। सीता मैया चलाए थे हम लोग का, जो सीता माँ जो राम जी के पत्नी थे, तो यही सिंदूर का परंपरा चलाए थे। तो जब रावण इन्हें जब अपहरण करके, जब कहा अपहरण कर इन्हें अशोक वाटिका में ले गए थे। कहा? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में इन्हें जब ले जाके वहां उनको रख दिया गया था, तो इनसे हनुमान जी मिलने कहाँ गए थे? अशोक वाटिका गए थे। तो हनुमान जी जब वहां गए अशोक वाटिका में, तो देख रहे हैं कि सीता माँ जो है वो सिंदूर करे हुई है। तो जब हनुमान जी पूछते हैं कि श्री माता जी आप ये सिंदूर क्यों किए हैं, तो सीता जी बोलते हैं कि ये सिंदूर करने से पति का लंबा उम्र होता है। पति का लंबा उम्र, मनो आप लोग औरत लोग तो समझते ही होंगे कि पति का लंबी उम्र के लिए दुआ किए थे कि ये सिंदूर जब तक मेरा रहेगा, मेरा पति जी लंबी उम्र। तो हनुमान जी तो ताकत में तो बलवान थे, लेकिन वो बंदर जात के ही थे, तो उनका पास मतलब बुद्धि था नहीं उतना। वो तो ताकत में एकदम बलवान है मानेंगे, लेकिन उनके पास उतना बुद्धि नहीं था हनुमान जी के पास। तो यहाँ पर देखिए हनुमान जी गए वहां लंका में, वहां से सिंदूर उठाए पूरा, और पूरा शरीर में एकदम पूरा सिंदूर देखे होंगे, आपको दिखाया गया होगा अगर रामायण देखोगे तो पूरा सिंदूर वो पूरा अपना शरीर में लगा लेते हैं। अब आते हैं सीता माँ के पास, तो सीता माँ बोलते हैं कि तुम क्या किया? तो हनुमान जी कहते हैं कि आप इतनी आप सिंदूर लगाए हैं तो उनका लंबी उम्र हो जाएगा, तो हम पूरा शरीर में ही लगा लेते हैं। मेरा राम जी पूरा दम बोला जाए उसे तो क्या कहते हैं अमर हो जाए, वो कभी मरे ही नहीं, वो इसलिए पूरा हम शरीर में ही सिंदूर लगा लिए। तो उसी समय सीता माँ कहते हैं कि भक्त हो तो ऐसा, भक्त हो तो ऐसा। तो उसी समय सीता माँ वरदान देते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, सच्ची इच्छा, सच्ची मन से तुम पर सिंदूर चढ़ाएगा, उसका मनोकामना पूरा होगा। उसी समय बोले थे सीता माँ कि भक्त हो तो ऐसा। तो उसी समय चढ़ाया गया था, कभी रुक जाएगा। उसी समय सीता माँ बोले थे कि जौन भी तुम पे सिंदूर चढ़ाएगा, सिंदूर चढ़ाएगा, सच्ची श्रद्धा सच्ची मन से चढ़ाएगा, तो उनका मनोकामना बिल्कुल पूरा होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं 26 देखते हैं, आर्टिकल 26। आज हम कोशिश करते हैं 30 तक पढ़ाने के लिए। कितना हो गया? सर आ गए हैं बाहर, 1 घंटा पूरा। सर आ गए हैं, मजाक ना बताइए। सही बोलते कितना? अच्छा रुक जाइए थोड़ा सा, 20 थोड़ा वेट करिए ना सर, थोड़ा
बच्चों को बंद कर दीजिए, रुक जाइए रुकिए। साथी सर का भी जाना है कहाँ, तो अभी बोल रहे हैं कि सर हमें क्लास लेने दीजिए, नहीं हमको घर निकलना है। तो जाते जाते कहते हैं साथी कि कल का क्लास ना छोड़िएगा, कल क्लास आपको बहुत बढ़िया रोमांचक होने वाला है। और कैसा लगा कमेंट में बताइएगा साथी, बिल्कुल। तो देखा जाए साथी, तो कुछ बोलने का तो मूड में नहीं है साथी, तो आज कुछ बोलने थे जरूर। अमरनाथ जी हंस रहे हैं देख के कि सर क्या बोलेंगे, लेकिन कुछ ना बोलेंगे क्योंकि अब हम बोलना बहुत कम कर दिए हैं साथी, क्योंकि आज अपनों से ही अपना बुराई सुने हैं साथी, इसीलिए हम बोलने के लिए बहुत कम कर दिए हैं। मन नहीं करता किसी से बोलने का साथी, पता नहीं कौन सी वजह है मुझ में जो लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। इसी आज बिल्कुल हम पढ़ाने के मूड में नहीं थे, लेकिन हम देखें कि किसी की वजह से हम किसी को पढ़ाना छोड़ दें, ये बहुत मूर्खता की बात है। इसीलिए हम अभी जस्ट आए थे तो लाइव क्लास चालू की है, और बच्चे आए हुए थे तो फोन कर रहे थे कि सर अभी तक आए नहीं। तो देखा जाए साथी, तो यहाँ पे मेहनत करो, आगे बढ़ेगा साथी। तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें राजा की तरह जीना है, तो तुम्हें भिखारी की तरह मेहनत करना पड़ेगा साथी। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो पहले तुम्हें जलना पड़ेगा, तब जाकर तुम चमकेगा। और जाते जाते यही कहेंगे साथी कि मेहनत करो, उस घर पे बैठी माँ का इंतजार तुम बेकार मत जाने दो। वो भी आज भी आंख तरसती है तुम्हारे वर्दी को देखने के लिए, वो आज भी आंख तरसती है तुम्हारी वर्दी देखने के लिए, जिस गांव में तुम्हारी माँ बैठी है बेचारी। जब तुम जाना छुट्टी में घरे, तुम अपनी माँ और पिताजी को आंख को देखना, वो आंख इतना आस लगा के बैठा है साथी कि तुम कब वर्दी पहन के मेरा बेटा आए, यही तुमसे आस लगा कर बैठा है। बस जय हिंद साथी, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।